Hello friends, class 10th. Once again I am here. Today I am telling you the video second of the chapter outcomes of democracy कि डेमोक्रेसी में हमें इक्वलिटी मिलती है, डेमोक्रेसी में हम लीडर्स को चूज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में अक्सर हम देखा जाता है कि सभी लोगों के लिए पॉलिसीज प्रोग्राम बनते हैं और डेमोक्रेसी में हम देखें इज सर्टेनली बेटर दैन इज अल्टरनेटिव्स। अपने जो अल्टरनेटिव हैं उनसे बेटर मानी जाती है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है इज लेजिमेट गवर्नमेंट होती है, विधायक गवर्नमेंट। क्यों होती है लेजिमेट गवर्नमेंट? इट मे बी स्लो, ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है और नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, और हमेशा से एक साफ़ सुथरी छवि वाली, एक क्लीन इमेज वाली हो ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से वो रिस्पॉन्सिबल ही हो, लेस रिस्पॉन्सिव भी हो सकती है। बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट, चाहे वो करप्टेड हो, चाहे लेस इफेक्टिव हो, या स्लो हो, या लेस एफिशिएंट हो, कहीं ना कहीं पीपल्स की अपनी गवर्नमेंट तो है। पीपल्स को 5 इयर्स में उसे चूज करने का राइट तो है, अपने लीडर्स को तो चूज कर सकते हैं, वो एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन तो है उसे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे। दैट इज़ वाई देयर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन देयर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो मिलता है फॉर द आइडिया, डेमोक्रेसी के लिए। हम पूरे संसार में इस तरह का सपोर्ट देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं। दैट इज वाई देयर इज ए ओवरवेलिंग जो सपोर्ट है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सारे संसार में हम देखते हैं। एज द एक्म्पेनिंग जो एविडेंसेस हम देखते हैं साउथ एशिया से सपोर्ट दिखाता है, मैं एग्जिस्ट इन कंट्री विद डेमोक्रेटिक रिजाइम एज वेल एज कंट्री विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम। डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जिसमें हम शासन करते हैं, सरकार शासन करती है, जिसके द्वारा एंड वेल कंट्रीज विद इन डेमोक्रेटिक रिजाइम। पीपल विश टू बी रूल बाई रिप्रेजेंटेटिव। पीपल क्या करते हैं? विश करते हैं, पीपल विश करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, लीडर्स हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएं। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री। वो ये भी यकीन करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, कंट्री के लिए सूटेबल है। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इज ओन सपोर्ट। जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है, सामर्थ्यता है, वो जनरेट ओन सपोर्ट जनरेट करती है इटसेल्फ ऑन आउटकम्स, और जिसके परिणाम आते हैं डेमोक्रेसी के, उनको हमेशा से क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो लीडर है वैसे तो वो पावरफुल होता है, लेकिन जो रियल पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में होती है। सिटीजन से आफ्टर 5 इयर्स चेंज कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं। अगर पॉलिसी प्रोग्राम उनके फेवर में नहीं है तो पीपल डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। डेमोक्रेसी में ये अलाउड है, डिसीजन मेकिंग में उन्हें इंक्लूड किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम देखें एक देश में, अगर हम डेमोक्रेसी में एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम देखते हैं, इफ डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गुड गवर्नमेंट प्रोड्यूस होगी, देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। लेकिन ये फेयर नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो डेवलपमेंट क्या होगा वहाँ पर दिखाई देगा। क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रियली हमको एक डेवलपमेंट दिखाई देता है? एविडेंस शो, एविडेंस ये बताते हैं इन प्रैक्टिस में मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हैं, यानी कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम जो सोचते हैं डेमोक्रेसी में, वो ये सब पूरा नहीं करते हैं। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज, यदि हम सभी डेमोक्रेसीज को कंसिडर करें,
और ऑल डिक्टेटरशिप को इस 50 ईयर्स में बिटवीन 1950 से 2000 तक। तो हमने ये देखा कि जो डिक्टेटरशिप थी हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्रीज थी वहाँ पर हमने जो ग्रोथ रेट देखी वो ज़्यादा देखी। जैसा कि हमने पढ़ा वहाँ क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, और डिसीजन जब लिए जाते हैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि उसे पीपल्स के द्वारा क्रिटिसाइज कर सहना पड़ेगा या पीपल उसे इग्नोर करेगी, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो इजीली डिसीजन लेते हैं और वो ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव भी होते हैं। जो भी डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं इमरजेंसी में अक्सर देखा जाता है कि वो इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में लेस इफ़ेक्टिव होती है, लेस रिस्पॉन्सिबल होती है, वो फुल ऑफ करप्शन से भरी हुई होती है। वो अक्सर हम देखते हैं तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखी जहाँ डिक्टेटरशिप थी। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी की इनेबिलिटी है, असमर्थता है कि वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं प्राप्त कर पाता। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्त न करने के कारण ही हमारे लिए एक चिंता का विषय है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट। लेकिन ये हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राप्त न करना ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए। केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमें चिंतित नहीं करता, बल्कि अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट। केवल एक यही कारण नहीं है कि हम इसे रिजेक्ट करें। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जैसा कि हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। कंट्रीज पॉपुलेशन, जैसे कंट्री के पॉपुलेशन पर, कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, साइज कितना है, उसकी ग्लोबल सिचुएशन क्या है, उसको कॉपरेशन कितना मिलता है अदर कंट्री से। जितना एक कंट्री अगर बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होंगी अलग अलग होंगी। बड़ी कंट्रीज में ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। हर तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम हर कम्युनिटी के लिए बनानी पड़ती है। तो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटी हम देखते हैं, जो आर्थिक प्रायोरिटी दी जाती है एडॉप्टेड बाय द कंट्री के द्वारा एडॉप्ट की जाती है। कंट्री को कभी लोन लेना पड़ जाता है वर्ल्ड बैंक से। हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हालांकि हम देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर देखा जाता है बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री। अगर हम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम रेशियो देखें, कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक आधार, तो हम क्या देखेंगे, डेवलप्ड कंट्री का और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक नेग्लिजिबल कंट्रीज में देखें, ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने ये देखा है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं उन कंट्रीज में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक अगर हम वृद्धि की बात करें वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब देश में अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि देखा इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है, तेज़ी से हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनकम आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। और हम अगर मिनरल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शंस करेंगे, लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा और क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का सुधरेगा इस तरीके से। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रोथ को देखा गया है। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप, लेकिन इसके एक्सपेक्ट में डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के पीछे हम नहीं मान सकते। इस रिस्पेक्ट पर डेमोक्रेसी को हम डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते नहीं डिक्टेटरशिप का जो रूल है वही ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि हमने चाइल्ड के केस में देखा था,
जो एलांडे था, एलांडे को डिसमिस करके कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको, साजिशों के तहत उसको मार डाला गया और फाइनली मिलिट्री कूप ने वहाँ शासन किया 17 ईयर्स तक। और एक रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराया गया, पब्लिक ओपिनियन कराया गया रेफरेंडम। उसमें उसे ये लगता था कि जो पीपल है उसे दोबारा इलेक्ट करेगी और उसने इलेक्शन कराने की सोची आफ्टर 17 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में एक डर और दहशत का माहौल भी हम देखते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में शायद नहीं देखा जाता। भले वहाँ करप्शन होता हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ना देखी गई हो, इक्वलिटी ना देखी गई हो, इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को फिर भी हमने बहुत हद तक एक बेटर माना। When we find such significant, जब हम कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, महत्वपूर्ण अंतर को देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, जो वो देश जहाँ डिक्टेटरशिप है और वो देश जहाँ डेमोक्रेसी है, इट इज़ बेटर टू प्रिफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। इसके कई सारे पॉजिटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक कार्टून्स देख रहे हैं, जो कैप है, इससे हमें अंदाज़ा आ गया है कि जो ब्रिटेन है, अमेरिका, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, सारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज़ में ही देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ काफ़ी ग्रोथ हम देख रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में। तो ये रिच कंट्रीज को हम दिखा रहे हैं। फिर इसमें मिडिल आते हैं, जिसमें मिडिल लोगों के द्वारा या पुअर लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट करके लोग रिच बनते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत होती है, यानी ज़्यादा पैसा इन्हीं देशों के पास है। फिर मिडिल है, मिडिल में आप देख सकते हैं कि जो सारी इकोनॉमी है वहाँ की बहुत पीछे आ जाती है, क्योंकि उन देशों को दूसरे देशों का मैन्युफैक्चरिंग सामान अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ता है। बेरोज़गारी है वहाँ पे, गरीबी देखी जाती है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है वहाँ पर। इस वजह से लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही पूरी कर पाते हैं वो। उसके बाद फिर पुअर कंट्रीज आते हैं, जैसे नेपाल है आपका, भूटान है, या मालदीव है, बांग्लादेश है। तो ये गरीब कंट्रीज हैं जो, जहाँ की जो हम ग्रोथ रेट कह सकते हैं बहुत ही पीछे देखी जाती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं घर की, स्वास्थ्य की, भूखमरी हम वहाँ देख सकते हैं, और प्रॉपर सैनिटेशंस नहीं है वहाँ पर, और बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर। रिडक्शन हम कैसे करेंगे? जो इनइक्वलिटी हम देख रहे हैं या जो पॉवर्टी हम देख रहे हैं, उसका रिडक्शन हम कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रिड्यूस? तो परहैप्स हम देखते हैं, मोर देन द डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डेवलपमेंट से ज़्यादा इट इज़ रीजनेबल है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। डेमोक्रेसी में हम क्या करें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम करें। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ तक कि एक कंट्री जो है, हम अक्सर देखते हैं कि डेमोक्रेसी में हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आर्थिक जो असमानता है, जो डिस्पैरिटी है, वो कम हो। आर्थिक असमान हम देख सकते हैं कि एक वर्ग ऐसा होता है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि वो अपनी डेली नेसेसिटी, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इनके लिए ही एक स्ट्रगल करता रह जाता है। तो एक पूंजीवाद हम यहाँ पर देखा करते हैं, जैसा पैसा जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट हैं, उनको मिलता है या उनके पास होता है, जबकि जो पुअर लोग हैं वो अपनी डेली ज़रूरत की आवश्यकता चीज़ें भी नहीं ले पाते हैं। व्हेन ए कंट्री अचीव, जब कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करता है, विल वेल्थ वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, जो उस राष्ट्र का धन है या पूंजी है, वो इस तरीके से सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए
कि विल हैव शेयर, कंट्री क्या शेयर करे, हर एक कॉमन सिटीजन की जो लाइफ है वो बेटर हो। देश में जो भी एक देश की नेशनल इनकम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि एक पूंजीवाद की तरह एक वर्ग बहुत आगे बढ़ जाए और एक दूसरा वर्ग या एक जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो क्या करें, उनके लिए फूड क्लोथ लेना ही अफोर्ड ना कर पाएँ, वो चीज़ें इतनी महंगी हो जाएं। अक्सर इन लोगों के लिए चीज़ें इतनी महंगी होती हैं और इनकी वेजिस, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है अगर ये कहीं काम करते हैं, इनकी वेजिस इतनी कम होती हैं कि ये अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है बहुत लो होता है, इसलिए फूड, राइट टू फूड तो मिला है हमें, राइट टू फूड है हमें, राइट टू एजुकेशन है हमें, राइट टू हेल्थ है हमें, लेकिन ये सब अधिकार मिलने के बावजूद भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो शिक्षित नहीं है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं है, या जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे सके। और साफ़ सुथरा पानी न मिलने के कारण, भोजन अवेलेबल न होने के कारण कई बार ये लोग क्या होते हैं, कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। कुपोषित समाज देखा जाता है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इज डेमोक्रेटिक एकम्पेन बाय इंक्रीज इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम एकम्पेन क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं हम ये इकोनॉमिक ग्रोथ में इक्वली नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी भी है बहुत ज़्यादा पर। क्योंकि किसी को भी अगर काम मिलेगा स्किल के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर मिलेगा। आधी से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है। तो हम कैसे एक कंट्री से कहें कि एक इक्वल वेजिस मिले। इक्वल वेजिस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ फेयर वेजिस तो पॉसिबल है। विदाउट करप्शन द फेयर वेजिस में बी गिवन टू द लेबर्स एंड दे कैन इजीली लेड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। डू द डेमोक्रेसी लेड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देखते हैं गुड्स का, और जो अवसर लोगों को मिलते हैं। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, यानी कि एक जो रिच है, पावरफुल है, वही जो रिच है, जिसके पास फंड देने के लिए है पार्टीज को, ईजिली वो क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, या उनको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी रखी जाए, ऑल इंडिविजुअल, जो सभी इक्वल है, या एवरी सिटीजन जो है देश के इक्वल वेट है, उनका एक समान भार है, यानी इक्वल उनका राइट्स है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ये नहीं है कि समबडी समवन मे बी अ वेरी रिच, या एजुकेटेड है वो, या अपर कास्ट का है वो, तो उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा होगी, या अदर वन अनएजुकेटेड है, या वो पुअर है, या इलिटरेट है वो, तो उसकी वोट वैल्यू कम होगी। ऐसा तो नहीं है। द वैल्यू ऑफ वोटर्स इज इक्वल इन इलेक्शन। इक्वलिटी वहाँ पर देखी जाती है। पैरेलल टू द प्रोसेस अगर हम देखते हैं, ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू पॉलिटिक्स, एक इंडिविजुअल्स को इस प्रोसेस में हम देखते हैं, एक पॉलिटिकल एरेना में हम लाएं, उस एरिया में लाएं और इक्वल फूटिंग करें। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। हम क्या देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बढ़ते हुए देखते हैं। रिच बहुत रिच होता जाता है, पुअर ही रहता है, उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय, जो एक स्मॉल नंबर है अल्ट्रा जो रिच इंजॉय हैं, जो रिच बहुत रिच वर्ग हैं, हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। वो क्या करते हैं, उच्च रूप से उनका जो अनुपात होता है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कैपिटल्स को, वेल्थ को, वो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब अपर्याप्त प्रोपोर्शन में नहीं करते हैं वो। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, ना केवल उनका जो शेयर है, हिस्सा है टोटल इनकम में, देश की टोटल इनकम में जो उनका हिस्सा होता है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक कॉमन जो लेबर है या वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है,
उसका वेजेस नहीं बढ़ता, उनको थोड़ी कंपनी का प्रॉफिट पे शेयर दिया जाता है। टोटल इनकम की कंट्री बढ़ने से उनका शेयर बढ़ जाता है। दोज आर द बॉटम ऑफ सोसाइटी, और वो लोग जो समाज में बहुत बॉटम में है या नीचे स्तर में काम करते हैं, वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उनके पास क्या है, वेरी लिटिल, बहुत कम होता है उस पर वो डिपेंड करते हैं। उनकी जो इनकम है, हम ये देखते हैं जो रिच पर्सन है या पावरफुल है या बिजनेसमैन है, उनका तो शेयर रहता है नेशनल की इनकम में। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर हु बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी, एक पिछड़े समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, जिनकी जो कंडीशंस है वो इतनी ख़राब है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर मैं बात करूं, अभी डिजास्टर के टाइम पर ही आप सोच सकते हैं, जहां सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, उस टाइम पर ये कैसे सफ़र करते हैं, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिकली सपोर्ट के लिए कुछ बैलेंस नहीं होता है बैंक में। जबकि बड़े पूंजीपति आराम से इस सिचुएशन में भी आसानी से अपनी जो स्थिति होती है, उनकी सिचुएशन होती है, इकोनॉमिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो इनकम है बॉटम सोसाइटी के लोगों की, वो डिक्लाइनिंग, घटती जा रही है। उनको काम नहीं मिल पाता है, और जो जितने लोगों को काम मिला भी है तो उनकी जो इनकम है वो घटती जाती है। सम टाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स, और कभी कभी इन लोगों के लिए, इन गरीब वर्ग के लिए, अपनी बेसिक नीड्स, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए, भोजन है, कपड़ा है, घर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये बेसिक नेसेसिटी हैं जो गवर्नमेंट भी कहती है इनको ये चीज़ मिलना इनका राइट टू लाइफ के अंदर आता है। जीने के अधिकार में इनको भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये ज़रूर मिलेगा। इन एक्चुअल लाइफ में हम देखते हैं डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल, डेमोक्रेसी हमेशा से सक्सेसफुल नहीं देखी जाती है। और इस कारण से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी अगर कामयाब नहीं है, समाज में एक आर्थिक असमानता जो है वो असमानता को कम नहीं कर पा रही है डेमोक्रेसी में। अक्सर हम देखते हैं क्लास 9th में इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में हमने ऑलरेडी स्टडी पोवर्टी के बारे में हमने ये पढ़ा है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स, जो पुअर है, जो गरीब वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है, वो वोटर्स है। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोटर्स, और कोई भी पार्टी जो होती है वो अपने वोट्स को खोना नहीं चाहती है। तो वो नहीं चाहती कि ये गरीब लोग अपलिफ्ट करें या ज़्यादा पढ़ लिख जाएं। पढ़ लिख जाएंगे, उनकी जो बुद्धि है वो डेवलप्ड हो जाएगी, और वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, पोवर्टी के लिए, पोवर्टी के अगेंस्ट बात करेंगे। तो तभी उन लोगों को प्रॉपर जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इनइक्वालिटी जो दूर की जानी चाहिए, वो शायद नहीं की जाती है। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। कई बार वो पॉवर्टी के क्वेश्चंस पर ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती है कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्री, कुछ देशों से भी बहुत ज़्यादा वर्ष हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ये स्थिति देश में। इन बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, हम देखते हैं कुछ देशों में भी वो कंडीशन क्या है, ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। भारत में भी ख़राब है। लेकिन हम देखें अगर, जैसा मैंने बताया, जो पुअर कंट्री है बांग्लादेश जैसा देश, वहाँ क्या है, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, लगभग आधी जो जनसंख्या है, आधी से ज़्यादा हम कह सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे। भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं है कि आधी से ज़्यादा, यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको अपनी मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी और बिजली, ये चीज़ें ही नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। और अब हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखें, वहाँ पर तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या इसी गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत कर रही है, जहाँ उनको रोज़ की ज़रूरत की जो सामग्री है, रोटी, कपड़ा, वही अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो
हम एक इकोनॉमिक इक्वलिटी की क्या बात करें उस कंट्री में, आर्थिक समानता की क्या बात करें, जब जो लोगों को ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें ही नहीं अवेलेबल हो रही है वहाँ पर। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्री, बहुत सारे जो लोग होते हैं पुअर कंट्री में आर नाउ डिपेंड ऑन द रिच कंट्री। अब क्या हो रहा है, जो रिच लोग हैं, रिच कंट्रीज हैं, वो इन पुअर कंट्रीज में लोगों का शोषण करती है, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, उत्पादन करती है और इन गरीब देशों में बेच देती है। और आइदर इन देशों में वो चीज़ें भले ही महंगी ही क्यों ना अवेलेबल है, लोगों को खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उस देश में तो मैन्युफैक्चर्स होती नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, या ऐसी इंडस्ट्रियां यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे। ऐसी गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है। हर साल लाखों लोग कॉलेज से कंप्लीट करके ग्रेजुएट होते हैं और फिर कुछ सालों तक वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मैन पावर है उस मैन पावर का सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है, और उस मैन पावर बेकार जाने के कारण जो रिच कंट्री है वो पुअर कंट्री में लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं, और सारा जो पैसा है यहाँ से वो पूंजीपति जो कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन देशों में चला जाता है इस देश का पैसा, जबकि यहाँ न लोगों को रोज़गार मिलता है, न लोगों को ज़रूरी आवश्यक की चीज़ें यहाँ पर लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू रहते हुए देश क्या करता है, उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को और उस देश में अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से मार्केट में अवेलेबल करा देता है, जिसके इसकी जो कंडीशन है उस देश की, या नेशनल इनकम है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी पिछड़ा हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। एकोमोडेशन अगर हम देखें, जो सोशल डाइवर्सिटी अगर हम आज देख रहे हैं, हम किस तरह से इसका एकोमोडेशंस करते हैं, तो हम देखेंगे डू डेमोक्रेसी लेड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ, क्या डेमोक्रेसी में हमें पीसफुल और हारमोनियस लाइफ मिलती है हर सिटीजन्स को। इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी में, शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस, कि एक भाईचारे वाला एक सामाजिक जो जीवन है, यहाँ पर मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सी ना हो लोगों में। अगर लोगों में इनइक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक वर्ग बहुत पावरफुल होगा जिसका नेशनल जो इनकम में शेयर होगा, और दूसरा वर्ग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं जुटा पाएगा, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इस देश में पीस होगा। वो तो आवाज़ उठाने के लिए ही उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी गरीब वर्ग के, वो आवाज़ उठा सके, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। कैसे हम डेमोक्रेसी में एक हारमोनियस भाईचारे वाला सामाजिक जीवन देख सकते हैं। वी हैव सीन अर्लियर चैप्टर में हमने देखा हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट, कैसे लागू करती है सोशल डिवीजन, या कैसे करती है समाज में जो विभाजन होता है वो किस बेसिस पर होता है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बेस पर देखा जा सकता है। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी तो इन्हीं पैसे के कारण, इसी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के कारण पॉलिटिकल में भी हम इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। हम बेशक कह सकते हैं कि देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, कितने फेयर इलेक्शन होते हैं ये हम सभी जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वी सॉ इन चैप्टर, बेल्जियम में हमने ये देखा था कि कैसे वहाँ पर सोशल डिवीजन होना था, सक्सेसफुली नेगोटिएट कर दिया गया डिफरेंट अमंग एथनिक जो पॉपुलेशन थी, अलग अलग कल्चर को अपनाने वाली, अलग अलग संस्कृति वाली, जाति वाली, भाषा को बोलने वाली, वो जो एथनिक पॉपुलेशंस थे, डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। डेमोक्रेसी हमेशा क्या करती है, एक इस तरह से कंपटीशन कंडक्ट करती है, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। तो कंपटीशन अगर होता है डेमोक्रेसी में, प्रोसीजर जो चलता है उसका, तो इससे क्या होगा, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव, और जो संभावना होती है टेंशन की वो इतनी ज़्यादा आक्रामक होती हैं, एक्सप्लोसिव होती है, विस्फोटक होती हैं और वायलेंट होती है। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, कोई भी समाज जो है फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, पूर्ण रूप से और परमानेंटली रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से। तो हम एक जब भारत, कोई भी कंट्री अगर बहुत बड़ा है
वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कंट्रोवर्सी होना तो बनता है। कंट्रोवर्सी तो होगी किसी मैटर्स पर, कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की हो सकता है किसी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा अगर प्रोग्रामिंग पॉलिसीज बनती हैं, अदर कम्युनिटीज़ को अगर प्रॉब्लम्स है वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक प्रोटेस्ट करने का, अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जहाँ हमें दिया गया है, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन हमें यहाँ दिया गया है, तो हर कम्युनिटी वाले अपना अपना एसोसिएशन तो बनाते ही हैं, हर कम्युनिटी बनाती है अपना एसोसिएशन। तो इसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है ये। कम इसमें करते क्या है, अगर कई बार हम अक्सर देखते हैं जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कम करती है, एक्सप्लोसिव विस्फोटक रूप से और आक्रामक रूप से इसकी जो संभावना है उसको कम करती है डेमोक्रेसी में। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, लेकिन कोई भी जो समाज है वो परमानेंटली किसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बट वी कैन सर्टेनली लर्न, लेकिन हम ये सीख सकते हैं टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करें। वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म नेगोटिएट द डिफरेंसेस, नेगोटिएट करें हम इन डिफरेंस को। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जो हैं, जहाँ पर रिजाइम्स कहते हैं जहाँ जनता के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, चुने गए जो कंट्रीज है यहाँ शासन करना, ऑफन टर्न टू ब्लाइंड आई, वो क्या करते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के कॉन्फ्लिक्ट के लिए ब्लाइंड, मतलब कुछ देखता ही नहीं है, यानी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देख कर भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लाइंड आई रहती हैं। सब प्रेस वो क्या करते हैं, जो इंटरनल अंदरूनी जो सामाजिक अंतर उन्हें देखा जाता है उसको क्या करते हैं, सप्रेस, कुचलने का प्रयास करते हैं या अनदेखी कर देते हैं उस चीज़ की। अवेलेबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, उनके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो सामाजिक अंतर है उसको हैंडल करें, डिविजन्स जो विभाजन है और जो कन्फ्लिक्ट है। दस डेफिनेट प्लस पॉइंट होगा तभी एक डेमोक्रेटिक रिजाइम, जिसमें जनता के द्वारा चुना गया जो शासक है, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स कह सकते हैं, और रिजाइम्स में ओनली शासक। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें ये देता है, बताता है, रिमाइंड अस कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन, डेमोक्रेसी को टू कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। तो ऑल दिस एस्पेक्ट्स विच आई टॉट यू, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर की डेमोक्रेसी के परिणाम क्या आते हैं, क्या डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, आइदर पॉवर्टी हम देखते हैं या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं या बेसिक नीड्स लोगों की पूरा नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी को किस हद तक सफल पाते हैं एक देश में, कितनी सफल है एक डेमोक्रेसी भारत में। अक्सर हमने देखा बहुत सारे जो रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री, उन लोगों के द्वारा पुअर कंट्रीज में पूरी तरह से कैप्चर देखा गया है, यानी उन देशों के लोगों पर पूरा क्या कर देते हैं, वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं या वहाँ लोगों के वर्किंग इन्वायरमेंट सही नहीं है, लोगों को अपनी कंडीशंस सुधारने के लिए उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं बनाई जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो अक्सर हम देखते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन में, अगर हम देखें तो वो देश क्या होता है, एक गरीबी की श्रेणी में आ जाता है, जहाँ स्टारवेशन देखी जाती है, जहाँ फूड की शॉर्टेज है, जहाँ पर क्या कहते हैं इंडस्ट्रियाँ नहीं है, लोगों के लिए रोज़गार नहीं है, तो इस तरह से वहाँ क्या है, कुछ जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। So I hope you understood this chapter. Thank you for listening me. The next rest part of this video I will continue in video 3. Thank you.